नमस्कार साथियों, चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। चार धाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट 6 और बद्रीनाथ के 8 मई को कपाट खुल जाएंगे। आज के इस वीडियो में यात्रा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन एक बार फिर से बढ़ रही है। तो सरकार ने और उत्तराखंड में जो यात्री आने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन तय किया गया है और यात्रियों को किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि करीब करीब 2,82,000 लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑनलाइन। और ये 2 साल जो कोविड का बीता उसके बाद से यात्रा इस बार संपूर्ण तरीके से शुरुआत की गई है। तो इसमें ये रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है यात्रियों के लिए, क्योंकि यात्री लगातार यहाँ आना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब से आप अगर जाना चाहते हैं केदारनाथ, तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जब भी जाएं तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, ई पास ज़रूर निकाल लें, क्योंकि ये कहीं भी आपको पूरे यात्रा के दौरान चेक किया जा सकता है। दूसरी बात है कि जो बॉर्डर पे एक बात उठी थी कि बॉर्डर पे कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पे, उसको सरकार ने हटा दिया है। वह सरकार ने इसको फ्री कर दिया है कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर के जाइए और दर्शन करिए। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चार धाम यात्रा में केदारनाथ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। 45,000 से ज़्यादा लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और वहाँ पे केदारनाथ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए टेंट कॉलोनी बनाई जाएगी, जिसमें केदारनाथ परिसर में लगभग 1,500 यात्रियों के ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था होगी। और पर्यटन विभाग ने टेंट कॉलोनी के लिए पूरी मंजूरी दे दी है और ज़ोरों शोरों से टेंट कॉलोनी बन रहा है। इस बार एक और नया नियम बनाया गया है कि आगामी 3 मई से जो चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। इसके आदेश कल देर शाम जारी कर दिए गए हैं। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए प्रतिदिन कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे, इसकी संख्या तय कर दी गई है। जिसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 15,000 लोगों की एंट्री होगी, केदारनाथ धाम में 12,000 लोगों की एंट्री होगी, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में प्रतिदिन 4,000 तीर्थयात्री ही दर्शन कर सकेंगे। और केदारनाथ धाम के लिए 6 मई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी और इसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। डीजीसीए की टीम आगामी 3 मई को सभी हेलीपैड का निरीक्षण कर जरूरी औपचारिकताओं की जांच के बाद हवाई कंपनियों को उड़ान भरने की अनुमति दे देगी। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ में जो किराया तय हुआ है वो हेलीकॉप्टर का वो गुप्त काशी से 7,750 रुपये है, फाटा से 4,720 रुपये है और शेरसी से 4,680 रुपये का किराया तय किया गया है और ये किराया दोनों साइड का है। इस बार केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही थी और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बार दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ होगी और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लोग महीनों से इंतज़ार में रह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है और ये ऐसा है कि मानो शिव जी की कृपा इस मंदिर पर और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर बनी हुई है। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा केदारनाथ के बारे में है जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि केदारनाथ यात्रा पर जाते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी यात्रा को आप सुखद बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। केदारनाथ जाने के लिए कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें पहली वजह धार्मिक ही है। केदारनाथ के
पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से न भी आएँ तो प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और पर एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी मौज मस्ती के उद्देश्य से यहाँ ना आएँ। केदारनाथ तो आप हरिद्वार ऋषिकेश से आराम से गौरीकुंड तक आ सकते हैं किसी भी गाड़ी के द्वारा, लेकिन उसके बाद असली चढ़ाई स्टार्ट होती है। इससे आगे का जो 16 किलोमीटर का जो रास्ता है आपको पैदल ही चलना होगा, या आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार और ऋषिकेश से आप जहाँ से भी यात्रा आरंभ करें, गौरीकुंड तक पहुँचने में 2 दिन लें। आप रात्रि विश्राम श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में करें, अगले दिन गौरीकुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्तों पर आप इतने अधिक थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाले जगह में गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे। अच्छा यही होगा आप 2 दिन का समय लें, और ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, आप चाहे तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं। और यदि आप पहले दिन हरिद्वार और ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस के लॉकर रूम में रखवा कर गुप्त काशी से सुबह 6 बजे तक निकल जाएं और 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुँचें, दर्शन करें, रात में केदारनाथ में रुकें। यदि चाहें तो सुबह फिर से दर्शन करें और फिर वापस गौरीकुंड आ जाएं, और फिर गौरीकुंड से गुप्त काशी आकर रात्रि में रुकें। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप अपना सारा सामान साथ में ले जाएं और गौरीकुंड तक पहुँचे और रात में गौरीकुंड में ठहरें, और फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम में रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दें। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करें, रात में रुकें या वापस गौरीकुंड आ जाएं। मेरा तो ये मानना है कि यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की उस धरती पर एक रात अवश्य गुजारें। एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर बाद मौसम ख़राब हो जाता है, जो करीब 2 से 3 बजे तक ख़राब ही रहता है, और ये कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि रास्ते में आपको टॉर्च ले लेना चाहिए साथ में, साथ ही साथ आपके पास रेनकोट होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि मौसम वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो मौसम ठंडा होते रहता है, और उस कंडीशन में कब मौसम बिगड़ जाए, कब बरसात हो जाए, तो इसके लिए सारी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अंधेरा होने के लिए आपको टॉर्च होना चाहिए, बरसात के लिए रेनकोट होना चाहिए, एक हाथ में छड़ी होनी चाहिए, और अगर ठंड ज़्यादा हो रही है तो गर्म कपड़े, टोपी, कैप वगैरह सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। तो केदारनाथ जाने का आप जब प्लान करें तो बिल्कुल ही इन छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कहीं भी आप परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खाने के लिए कुछ ऐसे फल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स भी अपने साथ रख लें, क्योंकि ये रास्ता महादेव के पास जाता है और इतनी आसानी से महादेव के पास कोई पहुंच नहीं सकता है। तो इसलिए पहले से ही ये मन बना लें कि हमें आगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर आप कभी पैदल नहीं चले हैं तो केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करने से 1 महीना पहले रोज़ाना 5-7 किलोमीटर पैदल चलने का भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अंत में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों से केदारनाथ की दूरी बताता हूँ कि दिल्ली से हरिद्वार 250 किलोमीटर के करीब है, और हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर, ऋषिकेश से देवप्रयाग 71 किलोमीटर, देवप्रयाग से श्रीनगर 35 किलोमीटर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ। रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी 45 किलोमीटर, गुप्त काशी से सोनप्रयाग 31 किलोमीटर, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर है। ये नया रास्ता बनाया गया है पैदल चलने वालों के लिए। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको केदारनाथ से संबंधित दिया। तो मेरे इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको लगातार ऐसे ही चारों धाम की यात्रा की जानकारी मैं रोज़ाना एक वीडियो बना करके
देता रहूँगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें। जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री विशाल।